हेलो स्टूडेंट्स, तो थ्योरीज कंटिन्यू करते हैं। दिस इज द पार्ट 2 ऑफ थ्योरी ऑफ चैप्टर 8। ओके, सो पहला वीडियो आपने देखा, समझा उसको, तो थ्योरी आपको अच्छे से समझना है। सो दिस इज द सेकंड पार्ट। सो विल स्टार्ट विद क्लासिफिकेशन ऑफ शेयर कैपिटल। ओके, फर्स्ट इज ऑथराइज्ड कैपिटल। ओके, ऑथराइज कैपिटल को नॉमिनल कैपिटल भी कहते हैं और रजिस्टर्ड कैपिटल भी कहते हैं। तो जैसे कि नेम से समझ में आ रहा, रजिस्टर्ड, तो कंपनी को मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में अपने कैपिटल को रजिस्टर्ड करना होता है। तो ऑथराइज्ड मीन्स क्या है, इतना ही उनको परमिशन है कि वो इससे ज़्यादा कैपिटल पब्लिक से नहीं ले सकते। ओके, एज अ शेयर कैपिटल। ओके, तो दिस इज द ऑथराइज्ड कैपिटल। तो कंपनी जो है, जो अमाउंट एक ऑथराइज्ड है, उनको उनसे ज़्यादा कैपिटल वो शेयर कैपिटल में नहीं शो कर सकते। ओके, ऐसा नहीं कि कंपनी मनमानी तरीके से कितना भी अमाउंट पब्लिक से थ्रू शेयर ले सके। ओके, जितना उन्होंने ऑथराइज्ड है इससे ज़्यादा कैपिटल वो नहीं ले सकते। तो समझ में आ रहा है ऑथराइज, रजिस्टर्ड या फिर नॉमिनल कैपिटल का मीन्स। ओके, तो इट इज़ द मैक्सिमम अमाउंट दैट अ कंपनी कैन इश्यू फॉर सब्सक्रिप्शन एज अ शेयर कैपिटल। It is stated in Memorandum of Association for Equity and Preference Share separately. Okay? तो जो भी शेयर जितनी कंपनी को ऑथराइज रहेगा, ये मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में शो रहेगा। इससे ज़्यादा कंपनी जो है इशू नहीं कर सकते एज अ शेयर। ओके, और इक्विटी और प्रेफरेंस दोनों के लिए सेपरेटली कंपनी को शो करना है कि इक्विटी में कितना ले सकते हैं और प्रेफरेंस में कितना ले सकते हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल, a company registered with an authorized capital of rupees 10 lakh. ओके, कंपनी रजिस्टर्ड हुई है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में उसने शो किया हुआ है कि हमारा जो ऑथराइज कैपिटल है वो 10 लाख रुपीज़ का रहेगा। और वो कैसे रहेगा, इक्विटी शेयर्स 75,000 के रह सकते हैं, ये मैक्सिमम है। ओके, दिस इज द मैक्सिमम। सो 75,000 इक्विटी शेयर्स रह सकता है ऑफ रुपीज़ 10 ईच। तो कितना हो सकता है वैल्यू, 7,50,000। तो ये जो वैल्यू दिया हुआ है 75,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज़ 10 ईच, जिसकी वैल्यू है 7,50,000, इससे ज़्यादा का इक्विटी शेयर कंपनी जो है इशू नहीं कर सकती फॉर शेयर, फॉर इक्विटी शेयर। ओके, सेम ऐसी प्रेफरेंस शेयर्स 2,500 प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ रुपीज़ 100 ईच, दैट इज़ 2,50,000। ओके, तो एक एग्जाम्पल है। तो कंपनी जो है वराय करती है, जैसे जैसे कंपनी है वैसे से अपने तरीके से वो ऑथराइज कैपिटल मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में रजिस्टर करके रखते हैं। तो समझ में आ गया। तो दिस इज द ऑथराइज्ड का मीनिंग समझ में आया यहाँ पर। नाउ इश्यूड कैपिटल। अब जितना ऑथराइज्ड है उसमें से कंपनी इश्यू करती है, ठीक है, पब्लिक को। तो या तो पूरा ऑथराइज जितना है उतना कर सकते हैं या उससे कम, जितनी कंपनी को ज़रूरत है। तो कंपनी अपने नीड के हिसाब से कैपिटल इशू करती है। ओके, शेयर इशू करती है। So it is the share capital which company issues from time to time for subscription. Okay, कंपनी जो है अपने ज़रूरत के हिसाब से इशू करेगी। इट मे बी लेस देन और इक्वल टू ऑथोराइज कैपिटल। ठीक है, तो ऑथोराइज कैपिटल से कम हो सकता है या पूरा ऑथोराइज कैपिटल जितना ही कंपनी इशू कर सकती है, पर उससे ज़्यादा नहीं कर सकती। सो इशूड कैपिटल कैन नॉट बी हायर देन ऑथोराइज कैपिटल, क्योंकि ऑथोराइज कैपिटल क्या है, दिस इज द मैक्सिमम अमाउंट। ओके, तो मैक्सिमम अमाउंट से कैसे ज़्यादा इशू कर सकते हैं, तो समझ में आ गया। तो अ कंपनी इशूड 50,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज़ 10 ईच। ठीक है, तो ऑथोराइज में देखो कितना था, 75,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज़ 10 ईच है, तो उससे कम इशू कर सकती है कंपनी। तो यहाँ पे क्या है, 50,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज़ 10 ईच। समझ में आ गया। यहाँ पे कंपनी 80,000 इक्विटी शेयर्स नहीं इशू कर सकते, तो उन्होंने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में लिख के रखा हुआ है कि मैक्सिमम 75,000 इक्विटी शेयर्स ही इशू कर सकते हैं, ये इनका ऑथराइज कैपिटल है। ओके, तो यहाँ पे कंपनी ने इशू कितना किया, 50,000। सो दिस इज करेक्ट। ओके, समझ में आ गया। तो फर्स्ट ऑथराइज कैपिटल होता है, सेकंड इश्यूड। ओके, थर्ड सब्सक्राइब्ड कैपिटल। अब कंपनी ने इशू तो किया, बट पब्लिक क्या, जितने कंपनी ने इशू किया क्या पूरे शेयर्स खरीद लेंगे। ओके, ऐसा नहीं होता है, कई बार कम होता है, कई बार ज़्यादा होता है। तो अगर जितना कंपनी ने इशू किया और पब्लिक ने जितना उतने शेयर एक्सेप्ट किया, उतना बाय किया, उसे कहते हैं सब्सक्राइब्ड। समझ में आ रहा है, सब्सक्राइब का मीनिंग क्या है, जितना पब्लिक ने शेयर लिया
ठीक है। तो सब्सक्राइब कैपिटल इट इज़ अ पार्ट ऑफ इश्यूड कैपिटल विच इज सब्सक्राइब्ड बाय द मेंबर्स ऑफ अ कंपनी। ठीक है, इश्यूड में से जितना पब्लिक ने सब्सक्राइब किया उसे कहते हैं सब्सक्राइब्ड कैपिटल। इट कैन बी लेस देन और इक्वल टू इशूड कैपिटल बट नॉट मोर देन इशूड कैपिटल। ओके, तो क्लियर है, जितना कंपनी इशू करेगी उससे कम हो सकता है या उसके इक्वल हो सकता है, बट क्या उससे ज़्यादा हो सकता है? ये हो ही नहीं सकता है भाई, जितना इशू करेंगे उसी में से ही सब्सक्रिप्शन होगा। ओके, तो फॉर एग्जाम्पल अ कंपनी रिसीव्स एप्लीकेशन फॉर ओनली ₹10,000 इक्विटी शेयर्स। ठीक है, तो सेकंड में देखो 50,000 कंपनी ने इशू किया बट कंपनी के पास सिर्फ 10,000 इक्विटी शेयर्स के लिए ही एप्लीकेशन है, तो सब्सक्राइब कैपिटल क्या हुआ? 10,000। समझ में आ रहा है? सिर्फ 10,000 शेयर्स ही लेने के लिए आई है, शेयर होल्डर्स, मेंबर्स। ठीक है, समझ में है? तो दिस इज सब्सक्राइब्ड कैपिटल। समझ में है? ऑथोराइज्ड, इश्यूड एंड सब्सक्राइब्ड। क्लियर? अब सब्सक्राइब के पार्ट्स हैं, सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप। ओके, जितना सब्सक्राइब था पब्लिक ने किया उतना सब्सक्राइब और पे भी कर दिया पूरा अमाउंट। तो व्हेन द कंपनी रिसीव्स टोटल कॉल्ड अप अमाउंट देन इट इज शोन इन द नोट टू अकाउंट्स अंडर सब्सक्राइब कैपिटल। ओके, कंपनी को अगर पूरे अमाउंट मिल गए हैं सब्सक्राइब्ड शेयर्स के तो उसे कहते हैं सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप, और इसे जो है एज ए नोट शो करना होता है। ठीक है, बैलेंस शीट के नीचे इसे शो करना है। ठीक है, तो वो फॉर्मेट में आपको शो करूंगा कि कैसे वो शो होगा एज ए नोट। ठीक है, तो अभी आपको सिर्फ टर्म समझने हैं, हम उसका फॉर्मेट अभी बाद में करेंगे। ओके, फॉर एग्जाम्पल अ कंपनी इशूज 10,000 शेयर्स एट ₹10 ईच। ओके, कंपनी ने 10,000 शेयर इशू किया 10 ईच के लिए। इट हैज कॉल्ड अप एट द रेट ₹10 पर शेयर एंड रिसीव्ड फुल अमाउंट। ओके, तो कंपनी ने 10 रुपये के हिसाब से शेयर का प्राइस मांगा और उसे पूरा अमाउंट मिल गया, तो इसे क्या कहेंगे? सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप। क्लियर? नाउ सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड अप when the company does not receive called amount or any or only receives partial amount then it is shown in the note under subscribed capital. ओके, अब कंपनी को जितना कॉल किए थे उतना अमाउंट नहीं मिल रहा या उससे कम मिल रहा है, ठीक है, पार्ट में मिल रहे हैं, तो ये क्या होगा? सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप का एग्जाम्पल। ओके, तो एग्जाम्पल समझा रहा हूँ। कंपनी इशूज 10,000 शेयर्स एट ₹10 ईच। Okay, it has called up at the rate ₹10 per share but did not receive 3 per share on final call. Okay, तो कंपनी ने बोला था कि भाई 10 रुपीज़ पर शेयर के हिसाब से मुझे उनको पैसे चाहिए, बट किसी शेयर होल्डर ने 3 रुपये फाइनल कॉल पे नहीं दिया, तो कितना मिला कंपनी को? सिर्फ 7 रुपीज़ पर शेयर ही मिला, तो इसको क्या कहेंगे? सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड अप। सब्सक्राइब मतलब क्या हुआ है? शेयर होल्डर ने सब्सक्राइब तो ले लिया है बट पूरा पे नहीं किया। समझ में आ रहा है? सब्सक्राइब तो हो गया है बट पूरा पे नहीं किया, तो समझ में आ गया सब्सक्राइब्ड एंड बट नॉट फुल्ली पेड अप। ओके, तो ये सब मीनिंग्स आपको अच्छे समझ में करना है ताकि इनसे जब न्यूमेरिकल्स करेंगे तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ शेयर कैपिटल में और करेंगे हम आगे। कॉल्ड अप शेयर कैपिटल। कॉल्ड मीन्स कंपनी कॉल करती है कि भाई मुझे इतने पैसे चाहिए, उसके लिए कॉल्ड अप यूज होता है। ओके, तो कॉल्ड अप शेयर कैपिटल इट इज द फेस वैल्यू ऑफ शेयर विच द कंपनी हैज कॉल्ड फ्रॉम शेयर होल्डर्स टू पे। ओके, कंपनी ने जितने अमाउंट मांगा है, शेयर होल्डर को बोला है कि भाई इतना अमाउंट अब मुझे पे करो, ओके, उसे कहते हैं कॉल्ड अप शेयर कैपिटल। तो एग्जाम्पल, अ कंपनी हैज सब्सक्राइब्ड 2 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। Out of ₹10, the company has called upon the shareholders to pay ₹7 per share. ओके, फेस वैल्यू तो 10 है लेकिन कंपनी ने अभी शेयर होल्डर से बोला है कि 7 रुपीज़ पर शेयर के हिसाब से मुझे पे कर दो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ? सो ₹7 हियर इज द कॉल्ड अप अमाउंट पर शेयर एंड कॉल्ड अप कैपिटल इज 14 लाख। ओके, तो जो 7 रुपीज़ है ये क्या होगा? कॉल्ड अप अमाउंट, और इसीलिए कॉल्ड अप शेयर कैपिटल कितना हो गया? 2 लाख इंटू 7 14 लाख। ओके, कंपनी ने जितना बोला है पे करने के लिए वो जो पे हुआ है उसे कहेंगे कॉल्ड अप शेयर कैपिटल। ठीक है, समझ में आ गया? तो यहाँ 7 रुपीज़ कंपनी ने कॉल्ड अप किया है, तो ये हुआ 7 रुपीज़ के हिसाब से 2 लाख इंटू 7 14 लाख कॉल्ड अप शेयर कैपिटल। ओके,
नाउ पेड अप शेयर कैपिटल, इट इज द फाइनल अमाउंट रिसीव्ड और क्रेडिटेड बाय द कंपनी एज शेयर कैपिटल। ओके, जितना कंपनी को एक फाइनल अमाउंट मिला शेयर होल्डर से डिडक्शंस करके, कई बार क्या होता है, खैर मैं एग्जांपल बता रहा हूँ। एग्जांपल, अ कंपनी हैज सब्सक्राइब्ड 2 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। ओके, आउट ऑफ ₹10 द कंपनी हैज कॉल्ड अपॉन द शेयर होल्डर टू पे ₹7 पर शेयर। ओके, ये तो फर्स्ट इंस्टेंस जितना ही है। ओके, कंपनी ने 10 रुपये में से 7 रुपीज़ बोला कि शेयर होल्डर्स को पे करने के लिए, बट ₹7 here is the called up amount per share. But if any member holding 30,000 share did not pay ₹2 per share on first call, ओके, तो 7 रुपीज़ में कोई ऐसा शेयर होल्डर है जिसने 30,000 शेयर रखा हुआ अपने पास, वो 2 रुपीज़ पर शेयर के हिसाब से नहीं दे पा रहे, ठीक है, तो क्या होगा, उतना अमाउंट कम हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हुआ, 30,000 में कट 30,000 शेयर इंटू 2 60,000 रुपीज़ नहीं दे पा रहे हैं। ओके, तो कितना दे पा रहे हैं, 14 लाख माइनस 60,000 दैट इज 13,40,000, यही फाइनल अमाउंट होगा जो कंपनी को मिलेगा। इसे कहेंगे पेड अप शेयर कैपिटल। ओके, समझ में आ गया, जितना कंपनी ने मंगा था, कितना मंगा था, 7 रुपीज़ पर शेयर के हिसाब से, बट ऐसा मेंबर, ऐसा कोई शेयर होल्डर है जो 30,000 शेयर ले रखा था, वो 2 रुपीज़ पर शेयर के हिसाब से पैसा नहीं दे पाया। ओके, तो क्या होगा, जो भी 14 लाख का जो फुल वैल्यू है, ठीक है, कॉल्ड अप शेयर कैपिटल है, उसमें से ये अमाउंट रिड्यूस कर देंगे, तो जो फाइनल अमाउंट होगा जो कंपनी अपने अकाउंट में रखेगी वो कितना हुआ, 13,40,000। ओके, इसे कहेंगे पेड अप शेयर कैपिटल। ओके, तो ये बस आपको थ्योरी के लिए जानना है, इसका न्यूमेरिकल्स में आपको कोई इफेक्ट नहीं होने आ रहा है, तो बस थ्योरी में आप समझ के रखो इसको। ओके, जस्ट मीनिंग आपको पता होना चाहिए। समझ में आ गया, कॉल्ड अप शेयर कैपिटल एंड पेड अप शेयर कैपिटल। ओके, नाउ इश्यू ऑफ शेयर्स, इसी से पूरे न्यूमेरिकल्स होने वाले हैं। ओके, फर्स्ट इश्यू ऑफ शेयर्स एट पार। ठीक है, एट पार मीन्स ओरिजिनल वैल्यू। ठीक है, जितना उसकी ओरिजिनल वैल्यू है शेयर की, उसी में कंपनी इश्यू कर रही है अपने शेयर्स, तो इट मीन्स शेयर्स आर इश्यूड ऑन नॉमिनल वैल्यू और फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स। ओके, तो फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स किसे कहते हैं, अब नीचे एग्जांपल समझो। अ कंपनी है सब्सक्राइब्ड 2 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। ओके, तो ये जो ₹10 है यही है फेस वैल्यू ऑफ शेयर। 2 लाख तो टोटल शेयर्स है और उसका रेट कितना है, 10 रुपीज़ ईच, यानी एक शेयर का प्राइस 10 रुपीज़ है। तो जो 10 रुपीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है यही है फेस वैल्यू या फिर नॉमिनल वैल्यू। ओके, तो ये तो वो नॉमिनल वैल्यू, और कंपनी इसी प्राइस में अगर शेयर को इश्यू कर रही है तो क्या कहेंगे इसे, इश्यू ऑफ शेयर्स एट पार, यानी कि ओरिजिनल प्राइस। तो हियर ₹10 इज द फेस वैल्यू ऑफ शेयर। ओके, समझ में आया, तो ओरिजिनल प्राइस में जब शेयर इश्यू होता है, ओरिजिनल प्राइस क्या है यहाँ पर, ₹10 ईच, इसी प्राइस में अगर कंपनी इश्यू कर रही है शेयर, तो क्या कहेंगे उसे, इश्यू ऑफ शेयर्स एट पार। समझ में आ गया। तो सेकेंड, इश्यू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम। अब कंपनी क्या कर रही है, अपने शेयर्स को प्रीमियम पे इश्यू कर रही है। ठीक है, प्रीमियम मीन्स एड ऑन ओरिजिनल प्राइस। इट मीन्स शेयर्स आर इश्यूड एट अ प्राइस हायर देन द नॉमिनल वैल्यू और फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स। ओके, कंपनी क्या कर रही है, शेयर्स को अपने फेस वैल्यू प्राइस से हायर में इशू कर रही है। तो एग्जांपल, अ कंपनी है सब्सक्राइब 2 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ ₹2 पर शेयर। ओके, तो कंपनी ने 10 रुपीज़ तो ओरिजिनल प्राइस है, उसमें 2 रुपीज़ ऐड करके उसे इशू किया है, तो क्या बोलेंगे, हियर ₹12 इज द प्रीमियम वैल्यू ऑफ शेयर। ओके, तो प्रीमियम वैल्यू पे शेयर इश्यू हो रहे हैं, तो जब न्यूमेरिकल करेंगे तो आपको एकदम अच्छे से क्लियर होगा। अभी सिर्फ टर्म समझ के रखो। ओके, तो जब भी शेयर्स प्रीमियम में इशू होगा तो उसके जो फेस वैल्यू है, नॉमिनल वैल्यू, उसमें ऐड हो जाएगा प्रीमियम। ओके, नाउ इश्यू ऑफ शेयर्स एट डिस्काउंट। तो शेयर्स कैन नॉट बी इश्यूड टू पब्लिक इन डिस्काउंट। ओके, पब्लिक को कंपनी जो है डिस्काउंट में इश्यू नहीं कर सकती शेयर्स। ठीक है, एज पर सेक्शन 53 ऑफ द कंपनीज एक्ट। ओके, तो पब्लिक को तो डिस्काउंट में इश्यू नहीं कर सकते, बट अपने एम्प्लॉयज़ को कंपनी इशू कर सकती है। तो कंपनीज कैन इशू शेयर्स एट डिस्काउंट टू एम्प्लॉयज़ ओनली, और उसे कहते हैं स्वेट इक्विटी।
ये अब आगे पढ़ोगे स्वेट इक्विटी क्या होता है। ओके, तो अभी बस इतना जान लो कि पब्लिक को शेयर्स डिस्काउंट में इश्यू नहीं होता है, ठीक है, और रूल दिया हुआ है सेक्शन 53 ऑफ द कंपनीज एक्ट पे। ओके, समझ गए। तो शेयर सिर्फ दो ही जगह से ऐसे इशू हो रहा है पब्लिक को, इश्यूज ऑफ शेयर्स एट पार एंड इशू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम। क्लियर। नाउ अमाउंट पेबल इन लमसम, तो जब भी शेयर का जो प्राइस मिलना है पब्लिक से, अगर वो एक साथ दे रहे हैं पैसे तो उसे कहते हैं लमसम, ठीक है, एक साथ जो अमाउंट मिलता है उसे कहते हैं लमसम। तो इट मीन्स शेयर प्राइस हैज़ बीन रिसीव्ड इन एप्लीकेशन, तो जैसे ही जो एप्लीकेशन मनी रिसीव हो रहा है उसी में ही पूरा शेयर का प्राइस कंपनी को मिल जा रहा है। ओके, तो ये एप्लीकेशन क्या होता है, अलॉटमेंट क्या होता है, अभी आगे समझेंगे। तो लमसम का मीन्स क्या हो रहा है, एक साथ पूरा पैसा मिल जाना, और कब मिल जाना, एप्लीकेशन, जो कि फर्स्ट स्टेज होता है, ठीक है, ये फर्स्ट स्टेज होता है। तो अभी स्टेजेस क्या क्या हैं वो अभी समझते हैं आगे। सेकेंड इज अमाउंट पेबल इंस्टॉलमेंट्स। ओके, अब अमाउंट को इंस्टॉलमेंट में पे कर रहे हैं शेयर होल्डर्स, ठीक है, पहले तो लमसम हो गया मतलब एक साथ पे कर दिए, अभी क्या इंस्टेंस है, अमाउंट पेबल इन इंस्टॉलमेंट्स। तो इस चीज को आपको अच्छे से समझो, इसी से आपके न्यूमेरिकल से स्टार्ट होने वाले हैं। तो अमाउंट पेबल इन इंस्टॉलमेंट, तो इंस्टॉलमेंट क्या होगा, इट मीन्स शेयर प्राइस हैज़ बीन रिसीव्ड इन पार्ट्स और इंस्टॉलमेंट्स। तो शेयर की जो प्राइस है वो कंपनी को इंस्टॉलमेंट्स में मिल रहे हैं। ओके, तो कैसे है इंस्टॉलमेंट, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट इज नोन एज एप्लीकेशन मनी, ठीक है, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट के समय जो पैसे मिल रहे हैं उसे कहते हैं एप्लीकेशन मनी, ठीक है। तो यही अभी हम पढ़ रहे थे अमाउंट पेबल इन लमसम में, पूरा अमाउंट अगर एप्लीकेशन मनी में ही मिल जा रहा है, कोई इंस्टॉलमेंट नहीं है, तो उसे कहते हैं अमाउंट पेबल इन लमसम। अब इंस्टॉलमेंट में मिल रहा है, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट को कहते हैं एप्लीकेशन मनी, ठीक है, सेकेंड इंस्टॉलमेंट को कहते हैं अलॉटमेंट, ठीक है, अलॉटमेंट के समय पैसा मिलना शेयर का, थर्ड इंस्टॉलमेंट को कहते हैं फर्स्ट कॉल, फोर्थ इंस्टॉलमेंट को कहते हैं सेकेंड एंड फाइनल कॉल। ओके, इसके बाद नहीं जाता है और इतने में ही खत्म हो जाता है, ठीक है। तो कई बार थर्ड इंस्टॉलमेंट तक भी हो सकता है, ये क्वेश्चन में आपको दिया रहेगा, वैसे आपको करना है। तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल रहेगा, तो फर्स्ट कॉल तक ही होगा, यानी कि 3 इंस्टॉलमेंट में पूरे पैसे मिलने हैं, ठीक है। तो मीनिंग समझ में आ गया, ये इंस्टॉलमेंट है, इंस्टॉलमेंट के लिए ये वर्ड्स यूज होते हैं, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल, देन सेकेंड एंड फाइनल कॉल। तो जो भी लास्ट कॉल रहेगा उसमें आपको फाइनल जोड़ना है, जैसे कि थर्ड इंस्टॉलमेंट है, ही तक पे होना है, क्वेश्चन में अगर दिया है आपको ऐसा तो लिखोगे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, क्योंकि वहां पे वो खत्म हो जाएगा, 3 इंस्टॉलमेंट में पे करना है, 4 इंस्टॉलमेंट पे करने हैं तो सेकेंड एंड फाइनल कॉल। ठीक, समझ में आया। अब देखो एप्लीकेशन मनी के लिए क्या है, एक रूल्स हैं, ये आपको ऑब्जेक्टिव के लिए समझ के रखना है। एज पर सेबी, सेबी मीन्स सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ठीक है, जो पूरे शेयर्स सिक्योरिटीज को पूरा रेगुलेट करते हैं, ठीक है, जितने भी कॉम्प्लायंसेज हैं वो सेबी ही मैनेज करता है इंडिया पे। ओके, तो सेबी जो है वो क्या बोला है कि 25% अमाउंट इशू प्राइस का, जो भी शेयर इशू कर उसका 25% प्राइस एटलीस्ट एप्लीकेशन मनी में मिल जाना चाहिए, ठीक है। शेयर होल्डर देखो इंस्टॉलमेंट पे कर रहे हैं, तो इंस्टॉलमेंट के लिए जो एप्लीकेशन मनी पे 25% अमाउंट मिल जाना चाहिए, ये बोला जा रहा है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, अगर 100 रुपीज़ मिलना है, इशू प्राइस है, तो एप्लीकेशन में 25 रुपीज़ तो एटलीस्ट मिलना ही मिलना है, ये रूल है, ठीक है। बाकी अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल एंड सेकंड कॉल में मिलना है, ठीक। तो ये सेबी ने ऐसा रूल बनाया हुआ है। और कंपनीज एक्ट क्या बोल रहे हैं, कंपनीज एक्ट बोल रहा है कि 5% एटलीस्ट मिलना है। तो ये डिपेंड करता है कि कंपनी जो है किसका रूल भी फॉलो कर रही है, ठीक है। तो सेबी बोल रहा है 25% और कंपनीज एक्ट कह रही है 5%, ठीक है। तो ये 2 रूल्स हैं, ये आपको ऑब्जेक्टिव के लिए समझना है, ठीक है। इसका न्यूमेरिकल्स में अभी आपको कोई ऐसा नहीं आएगा, ये फॉर एडवांस उसके लिए, जस्ट आपके नॉलेज के लिए, थ्योरी आपको ऑब्जेक्टिव्स में ये जान के रखना है। ओके, तो अभी आपने समझ गया। तो यहाँ पे आपने क्या अच्छे से आपको जानना है, एप्लीकेशन मनी, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल एंड सेकेंड कॉल, ये आप अच्छे से समझ के रखो, ठीक है, ताकि अभी भी जब न्यूमेरिकल्स करेंगे तो आपको यहीं से भी स्टार्ट होने वाला है। क्लियर, समझ में आ गया ये। ओके स्टूडेंट्स, तो थ्योरी कंटिन्यू कर रहे हैं हम। तो और भी जो एडवांस टर्म्स हैं वो आज सीखोगे आप। ओके, तो फर्स्ट इज कॉल्स इन एडवांस। ओके, नाम से क्या समझ में आ रहा है, एडवांस में कंपनी को पैसे मिल रहे हैं। ओके,
कॉल्स मीन्स कंपनी ने कॉल किया और अमाउंट मुझको एडवांस से मिला है। तो इफ़ कंपनी रिसीव्स शेयर अमाउंट दैट वाज नॉट ड्यू, ओके, कंपनी को शेयर का अमाउंट मिला है जो जिसकी अभी ड्यू डेट नहीं आई है। ओके, तो एग्जांपल शेयर होल्डर पेज कॉल अमाउंट मनी एट अलॉटमेंट। ओके, शेयर होल्डर जो कॉल में जो पैसे देने थे उसे वो अलॉटमेंट के समय ही दे रहा है, तो इसको क्या कहेंगे, कॉल्स इन एडवांस। ठीक है, यानी कि ड्यू डेट से पहले जो पैसे मिल जाएंगे उसे कहेंगे कॉल्स इन एडवांस। ओके, इसका जस्ट उल्टा कॉल्स इन एरियर्स। इफ शेयर होल्डर डज नॉट पे कॉल अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट और एनी कॉल्स। ओके, अब जो शेयर होल्डर है वो ड्यू डेट आने पे भी अमाउंट जो नहीं पे कर रहा उसे कहेंगे कॉल्स इन एरियर्स। ठीक है, तो एरियर्स और एडवांस ये आपको टर्म से वर्ड से समझ में आ जा रहा है, जनरल मीनिंग। ओके, क्लियर है, ये आपको अच्छे से समझते जाना है, इससे से आपको सब न्यूमेरिकल्स होंगे। तो जितना आपको इसका मीनिंग अच्छे से पता होगा न्यूमेरिकल्स जर्नल एंट्री करने में आपको उतना ईजी होगा। ओके, नाउ ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स। ओवर सब्सक्रिप्शन वर्ड से क्या समझ में आ रहा है, ज़्यादा। ठीक है, जितना होना चाहिए था उससे ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, तो शेयर्स अप्लाइड बाय पब्लिक आर मोर देन द नंबर ऑफ शेयर्स इशूड। कंपनी ने जितना शेयर इशू किया उससे ज़्यादा पब्लिक ने अप्लाई किया। ओके, तो फॉर एग्जांपल एनम लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशंस फॉर 5 लाख शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। ठीक है, एनम एक कंपनी है जिसने 5 लाख शेयर्स इनवाइट किया, ठीक है, पब्लिक से, बट एप्लीकेशन कितने मिले, 10 लाख शेयर्स के। तो एप्लीकेशन रिसीव्ड फॉर 10 लाख शेयर्स, तो ये कंडीशन को क्या कहेंगे हम, ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स। ठीक है, लेकिन कंपनी क्या है, जितना उन्होंने मांगा है उतना ही शेयर्स ले सकते हैं, तो बाकी शेयर्स को क्या करते हैं आप न्यूमेरिकल में समझोगे। ठीक है, तो अभी के लिए समझ गए, ओवर सब्सक्रिप्शन मीन्स पब्लिक ने ज़्यादा अप्लाई कर दिया है, जितना कंपनी चाह रही थी उससे ज़्यादा अप्लाई कर देते हैं, उसे कहते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन। अब जस्ट का उल्टा अंडर सब्सक्रिप्शन, अब जितना कंपनी चाह रही थी उससे कम एप्लीकेशन मिला, तो शेयर्स अप्लाइड बाय पब्लिक आर लेस देन द नंबर ऑफ शेयर्स इश्यूड। सेम एग्जांपल, एनम ने 5 लाख शेयर्स इनवाइट किया बट मिला कितना, ओनली 1 लाख शेयर्स, तो इसे क्या कहेंगे, अंडर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स। ठीक है, समझ में आया, पब्लिक ने कम शेयर्स के लिए अप्लाई किया, इसे कहेंगे अंडर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स। नाउ इश्यू ऑफ शेयर्स इन कंसिडरेशन अदर देन कैश। ओके, कई बार कंपनी शेयर इशू करती है बट उसके बदले कैश नहीं होता है। ठीक है, तो क्या होता है, कंपनी में इश्यू शेयर्स अगेंस्ट परचेज ऑफ एसेट और सर्विसेज। ठीक है, कंपनी कोई एसेट परचेज किए है किसी से या फिर सर्विसेज परचेज कर रहे हैं, उसके बदले शेयर इशू कर देते हैं। ठीक है, तो कैश नहीं हो रहा, उतनी वैल्यू का कंपनी शेयर इशू कर दे रही है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, इसके न्यूमेरिकल्स आपको अच्छे से करने रहेंगे। ठीक है, तो मीनिंग समझ गए अभी, कैश के बदले कंपनी शेयर इशू कर देती है। ठीक है, और जितनी वैल्यू की एसेट्स हैं उतने के बदले शेयर इशू होगा। ठीक है, तो यहाँ पे कैश आएगा ही नहीं। देन फॉरफीचर ऑफ शेयर्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा आपको न्यूमेरिकल के लिए, ये सबसे क्वेश्चंस आपको करने ही करने हैं। तो इफ शेयर होल्डर्स डज नॉट पे द ड्यू अमाउंट देन कंपनी में कैंसल अलॉटेड शेयर्स टू हिम एंड फॉरफिट हिज गिवन अमाउंट। ओके, अगर शेयर होल्डर कॉल्स के समय कोई पैसे नहीं दे पा रहा है, ठीक है, बहुत बार उसे कॉल किए नहीं दे रहा है, तो कंपनी क्या करेगी, उसने जितना पैसा पहले दिया है जैसे एप्लीकेशन अलॉटमेंट में, वो पैसे को कंपनी रख लेती है और उसके सब्सक्रिप्शन को कैंसिल कर देती है, तो इसे कहते हैं फॉरफीचर ऑफ शेयर्स। और ये पैसा फॉरफीचर वर्ड इसलिए यूज़ हो रहा है कि कंपनी से रिटर्न नहीं करती। ठीक है, फॉरफीचर का जनरल मीनिंग क्या होता है, जब्त करना, हड़प लेना। ठीक है, तो कंपनी क्या कर रही है, जो शेयर होल्डर्स नहीं दे रहे पैसे, ठीक है, तो वो जितना पहले पैसा दे चुका है उसको कंपनी जब्त कर लेती है, फॉरफिट कर लेती है और उसका सब्सक्रिप्शन कैंसिल कर देती है। ओके, तो ये है फॉरफीचर। नाउ री इश्यू ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स, कभी कभी इन स्पेशल सिनेरियो कंपनी री इश्यू भी करती है, जो शेयर को फॉरफिट किए वो शेयर को फिर से री इश्यू भी करती है। ठीक है, तो इन दिस केस इट इज़ नॉट कॉल्ड इश्यू बट सेल ऑफ शेयर्स। तो ये जब भी ऐसा होता है कि कंपनी
री इशू कर रही है फोरफिटेड शेयर्स को, तो उसे इश्यू नहीं कहते, उसे इश्यू ऑफ शेयर नहीं कहेंगे, उसे क्या कहेंगे, सेल ऑफ शेयर्स। ठीक है, अब क्या हो रहा है, जो कंपनी ने फोरफिट करके शेयर को इशू किया, तो कंपनी क्या चाह रही है कि वो डिस्काउंट में भी उसे इशू कर सकते हैं। ठीक है, तो डिस्काउंट कैन बी अलाउड ऑन री इशू ऑफ फोरफिटेड शेयर्स। ठीक है, क्योंकि आपने क्या समझा था पहले कि शेयर्स जो है पब्लिक को डिस्काउंट में इशू नहीं होता है। ओके, लेकिन जो फोरफिटेड शेयर्स को री इशू किया जाएगा, इसे डिस्काउंट में कंपनी इशू कर सकती है। तो यहाँ पे सेक्शन 53 ऑफ द कंपनीज एक्ट डू नॉट अप्लाई। ओके, तो क्लियर है, ये सब आपको थ्योरीज ऑब्जेक्टिव्स के लिए अच्छे से समझ के रखना है, इसके न्यूमेरिकल्स भी करने हैं। ओके, तो मतलब समझ में आ गया। ओके, नाउ प्रिपरेशन ऑफ कैश बुक। जब क्वेश्चन में अगर आपको दिया रहेगा कि यू हैव टू प्रिपेयर कैश बुक ऑल्सो, ठीक है, तब का ये सिनेरियो है। तो व्हेन शेयर्स आर इशूड फॉर कैश, देन कैश बुक में हैव टू बी प्रिपेयर्ड। All the cash transactions are recorded in cash book and non-cash transactions are recorded in journal. ओके, तो आपको शेयर्स में क्या करने हैं, पूरे आपको जर्नल एंट्रीज ही करनी है। ओके, जो भी कैश ट्रांजैक्शन, बैंक ट्रांजैक्शन, सबके लिए आपको जर्नल एंट्री करनी है। लेकिन अगर क्वेश्चन में आपको ये लिखा रहेगा कि प्रिपरेशन ऑफ कैश बुक, आपको यू हैव टू प्रिपेयर कैश बुक, तब इस सिनेरियो में क्या करना है, आपको जो भी कैश वाले ट्रांजैक्शंस हैं वो आपको कैश बुक में सिर्फ एंट्री करनी है, कैश बुक सबको बनाना आता है। ठीक है, और जो भी नॉन कैश है उसी की सिर्फ जर्नल करोगे, यानी कि वो बाइफरकेट हो जाएगा। ओके, तो जब इसका क्वेश्चन करेंगे तो आपको समझ में आएगा, तो जब ये मतलब समझ के रख लो। ओके, कैश ट्रांजैक्शंस कैश बुक में चले जाएंगे और नॉन कैश के लिए जर्नल एंट्री करनी है। ओके, तो जब क्वेश्चन आएगा तो आप सब अवेयर रहोगे कि क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, इसलिए यहाँ पे टर्म्स को मैं पहले ही आपको समझा दे रहा हूँ। नाउ कैपिटल रिजर्व, it is part of profit which is not free for distribution and kept aside as capital profit. ओके, कैपिटल रिजर्व नाम से क्या समझ में आ रहा है, कैपिटल में से कुछ पैसा बचा लेना। ओके, तो ये कौन से क्या चीज़ होते हैं, इट इज़ पार्ट ऑफ प्रॉफिट विच इज़ नॉट फ्री फॉर डिस्ट्रीब्यूशन एंड केप्ट असाइड एज कैपिटल प्रॉफिट। इसको अलग से ही कंपनी कैपिटल प्रॉफिट के रूप में बचा के रखती है। ओके, तो ये पैसा कब यूज़ होता है, जब डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना तो यूज़ कहीं तो यूज़ होना होगा। तो ये कंपनी इसलिए बचा के रखती है कि अगर कोई कैपिटल लॉस हुआ तो उसके समय ही ये कैपिटल प्रॉफिट को यूज़ किया जाएगा। सो इट इज़ ओनली यूज टू राइट ऑफ कैपिटल लॉसेज। ओके, तो कैपिटल लॉस अगर कुछ हुआ तभी कैपिटल प्रॉफिट का अमाउंट को कंपनी यूज़ कर सकती है, बाकी ऐसा नहीं कि उसको किसी भी और चीज़ में यूज़ कर देंगे, ऐसा नहीं है। ओके, अब इसे शो कैसे करेंगे, ये बैलेंस शीट में एज ए नोट शो होगा। ठीक है, इट इज शोन एज अ नोट टू अकाउंट्स अंडर रिजर्व्स एंड सरप्लस। ओके, तो रिजर्व्स एंड सरप्लस कहाँ पे आता है, शेयर होल्डर्स फंड में। तो फॉर्मेट अभी आपको बताऊंगा मैं पूरा। ठीक है, ये पूरा पहले टर्म्स जान लो, फिर फॉर्मेट को हम करेंगे पूरा कवर। तो ये नोट टू अकाउंट्स क्या होता है ये आप समझोगे। ठीक है, तो ये बैलेंस शीट में कहाँ चला जाता है, रिजर्व्स एंड सरप्लस में। ठीक है, नोट आपको शो करना है। तो कैपिटल रिजर्व समझ में आ गया। ठीक है, नाउ रिजर्व कैपिटल। अब देखो दोनों में टर्म्स, नाम से ऐसा लग रहा है कि दोनों एक है, लेकिन बहुत फर्क है दोनों में। ठीक है, कैपिटल रिजर्व, कैपिटल में से रिजर्व बनाना। ठीक है, अब रिजर्व कैपिटल क्या है, इट इज अ पार्ट ऑफ सब्सक्राइब्ड कैपिटल विच इज ओनली कॉल्ड बाय द कंपनी इन द इवेंट ऑफ वाइंडिंग अप बाय अ स्पेशल रिजोल्यूशन। ठीक है, रिजर्व कैपिटल क्या है, कंपनी जो है, जो शेयर्स का अमाउंट है वो सब्सक्राइबर से तभी मांग पा रहे हैं जब कंपनी वाइंड अप हो रही है। ठीक है, जब कंपनी वाइंड अप हो रही है तभी ये कैपिटल को कंपनी कॉल कर रही है। ओके, वाइंड अप के बिना कंपनी कॉल नहीं कर सकती है। और कैसे कॉल करेगी, बाय स्पेशल रिजोल्यूशन। स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना पड़ेगा तब जाके ये कंपनी एक्शन ले सकते हैं। ओके, तो ये आपको सिर्फ थ्योरी में करना है अभी, कैपिटल रिजर्व एंड रिजर्व कैपिटल। ओके, इससे रिलेटेड आपको न्यूमेरिकल्स अभी नहीं करने हैं, तो थ्योरीज आप अच्छे समझ के रखो, मीनिंग। ओके, सो रिजर्व कैपिटल इज अ पार्ट ऑफ सब्सक्राइब्ड कैपिटल विच इज ओनली कॉल्ड बाय द कंपनी इन द इवेंट ऑफ वाइंडिंग अप। समझ में आ गया, जब भी कंपनी बंद होते रहेगी तभी इस रिजर्व कैपिटल को कंपनी यूज करेगी बाय ए स्पेशल रिजोल्यूशन, और इट इज नॉट शोन इन द कंपनीज बैलेंस शीट। ये कंपनी के बैलेंस शीट में शो नहीं होगा,
क्योंकि वैसे भी वाइंड हो रहे हैं, तो वाइंड हो रहा है तो बैलेंस शीट तो वैसे भी नहीं बनेगी। ओके, नाउ पब्लिक इश्यू ऑफ शेयर्स, ये तो नाम से ही समझ में आ रहा है, जो भी शेयर्स पब्लिक के लिए जो इशू करती है कंपनी, उसे कहते हैं पब्लिक इशू ऑफ शेयर्स। सो कंपनी इश्यूज शेयर टू पब्लिक फॉर सब्सक्रिप्शन। ओके, नाउ प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर्स, इसको आपको समझना है। कंपनी इश्यूज शेयर टू सेलेक्टेड इन्वेस्टर्स ओनली एंड नॉट टू द पब्लिक। कंपनी क्या कर रही है, अपने जो शेयर्स हैं वो कुछ सेलेक्टेड इन्वेस्टर्स ग्रुप को ही इशू कर रही है, पब्लिक को इशू नहीं कर रही, उसे क्या कहेंगे, प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर्स। ठीक है, समझ में आ गया, पब्लिक इशू एंड प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर्स। नाउ आईपीओ, ये सब आप सुनते ही रहते हो जनरली। ठीक है, दिस इज इनिशियल पब्लिक ऑफर, इनिशियल मीन्स स्टार्टिंग। ठीक है, नाम से समझ में आ रहा है। व्हेन अ कंपनी ऑफर्स इट्स शेयर्स टू पब्लिक फॉर द फर्स्ट टाइम इज नोन एज आईपीओ। कोई भी कंपनी जब फर्स्ट टाइम अपने शेयर पब्लिक के लिए इशू कर रही है तो उसे हम क्या कहेंगे, आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफर। ये आप हमेशा न्यूज़ में सुनते आए होंगे। ओके, नाउ स्वेट इक्विटी, ये पहले भी अभी टर्म हम कर रहे थे। तो शेयर्स आर इश्यू टू डायरेक्टर्स और एम्प्लॉयज़ एट अ डिस्काउंट। जो भी शेयर्स कंपनी अपने डायरेक्टर्स या एम्प्लॉयज़ को डिस्काउंट में इशू करती है उसे कहते हैं स्वेट इक्विटी। ओके, ये पब्लिक को इशू नहीं किया जाता है। तो स्वेट इक्विटी डायरेक्टर्स और एम्प्लॉयज़ के लिए कंपनी इशू करती है। ओके, जितनी भी एमएनसीज आप देखोगे कि वो अपने एम्प्लॉयज़ को शेयर इशू करते हैं। ये है सोप, ESOP, दैट इज एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान। ओके, एमएनसीज में ये यूज़ होता है, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान। ठीक है, तो इट गिव्स एन ऑप्शन टू एन एम्प्लॉय टू बाय शेयर्स एट लोअर प्राइस देन मार्केट प्राइस। ठीक है, कंपनी क्या करती है, अपने एम्प्लॉय को एक ऑप्शन दे के रखती है कि वो कंपनी के शेयर्स को मार्केट प्राइस से कम में खरीद सकते हैं। ठीक है, क्योंकि वो खुद के एम्प्लॉयज़ हैं तो ये उनको बेनिफिट देती है। ठीक है, ओके, सो एम्प्लॉय में और मे नॉट एक्सरसाइज दिस ऑप्शन। तो ये एम्प्लॉय के ऊपर है कि वो उस ऑप्शन को यूज़ करे या ना करे। ओके, तो ये सब एक आपको टर्म्स है जो पते रहने हैं। ठीक है, तो ये जो है वो थ्योरीज पार्ट है जो आपको अच्छे समझ के रखने हैं। क्लियर है, तो ये मैक्सिमम मैंने पूरा कवर कर लिया है थ्योरी। अब सिर्फ जो फॉर्मेट्स हैं वो मैं आपको बताऊंगा। ओके, तो यहाँ तक क्लियर है पूरा आपको।